नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के आर्थिक परिचय के बारे में, जो कि ये सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स का रहने वाला है, जिसमें हम भारत के आर्थिक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन फैक्टों पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 अप्रैल 1951। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहां से करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और जो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और वर्तमान जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी जी कौन है? योजना आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो उनके उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी हैं। ठीक है, और योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को इसको समाप्त खत्म करके 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया था नीति आयोग के रूप में। ठीक है, योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कब चेंज किया गया? 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म करके 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका आकलन करता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। 1950 में जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो कार्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाकी जो बात करें इसमें जो CSO है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो ये क्या करता है? सांख्यिकी मानकों के विकास का अनुरक्षण करता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। ठीक है, जो CSO है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में और इसका कार्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। PMRY जो है इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ठीक है, सन 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहला मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा कब जारी किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका ये किया गया था सर 1990 में, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR जो है इसको सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1990 में। जो UNDP होता है ये इसको जारी करता है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1965 में। ठीक है, 12 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि USA में हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है वहां पे इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो पहला जो HDR रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, वह भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, जो भारत में जब प्रथम बार ये जारी किया गया था तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 में ये जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया ये प्रश्न। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकारी और निजी जो क्षेत्र होते हैं उनका सह अस्तित्व होता है। ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्रों से मिलकर जो अर्थव्यवस्था बनती है वही क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था है। उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर आर्थिक विकास की दृष्टि से बात करें तो भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत को जाना जाता है। अगर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत को अभी विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो GDP जो होती है हमारी, जो अर्थव्यवस्था में जो GDP होती है, GDP में जो सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन देता है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो होता है उसे तृतीय क्षेत्र के नाम से भी
जाना जाता है। जैसे सेवा क्षेत्र का मतलब समझ सकते हैं, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, डाक सेवा, जो भी ये सर्विस सेक्टर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर या तृतीयक जो क्षेत्र है उसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अत्यधिक जो जीडीपी में योगदान देता है वो यही क्षेत्र देते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में जाता है यहाँ पे कि जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है कौन सा क्षेत्र देता है, तो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र इसमें अत्यधिक योगदान देता है, जिसके अंतर्गत परिवहन, व्यापार व डाक सेवा इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन जो है उसको इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, मतलब कि जो अन्य राष्ट्र हैं वहां पे आयात निर्यात के संसाधन बढ़ाना, जिससे कि क्या हो, अर्थव्यवस्था में सुधार आए और भारत जो बाहर के देश हैं उनसे भी हमारा व्यापार चलते रहे। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो उनको नॉर्मन जो बॉल लेने थे इनको हरित क्रांति का वैश्विक जनक माना जाता है। ठीक है, तो स्वामीनाथन जी ने 1966-67 में क्या किया गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो होता है इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी अरुण कृष्णन जी द्वारा, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, और 1960 में इसकी शुरुआत भारत में की गई थी। अगर हम दोस्तों हरित क्रांति, पीली क्रांति की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ पीली क्रांति प्लस जो दुग्ध श्वेत क्रांति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीली क्रांति की शुरुआत किसी द्वारा की गई थी? सैम पित्रोदा जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 1986-87 में भारत में पीली क्रांति की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति। तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्गीज कुरियन जी द्वारा, लगभग 13 जनवरी 1970 को इनके द्वारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा ही भारत को विश्व में दुग्ध के क्षेत्र में सबसे आगे लाया गया था। ठीक है, जो दुग्ध क्रांति थी या श्वेत क्रांति इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन जी द्वारा गरीबी और अकाल नामक पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो गरीबी और अकाल नामक पुस्तक है अमर्त्य सेन द्वारा लगभग 1982 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अमर्त्य सेन जी को लगभग 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और 1998 में नोबेल पुरस्कार विज्ञान जो अर्थशास्त्र है, वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इनको लगभग 1998 में इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नाम क्या है इनका? अमर्त्य सेन। ठीक है, और जो गरीबी निर्धारण हेतु क्या क्या किया जाता है, सेन सूचकांक का भी जो उपयोग किया जाता है गरीबी निर्धारण के लिए, वो भी इन्हीं के नाम पर ही बनाया गया है। ठीक है, अमर्त्य सेन जी के नाम पे। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी इसका मापक बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो दोस्तों यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका जो स्वरूप है वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्रमिक क्या होता है, जो काम तो कर रहा होता है लेकिन उसमें क्या होता है, क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। मतलब श्रमिक जो है वो काम तो कर रहा होता है बट उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, या तो उसको पूरा काम नहीं मिल पाता है, या सही से उसको काम करने जितनी उसकी क्षमता है उतना काम उसको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। अगर भारत में बेरोजगारी का स्वरूप माने तो भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो कौन सा है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय, मानवीय जो संसाधन होते हैं या संरचना होती है वो कमजोर होने के कारण जब वहाँ के युवाओं को या वहाँ के जो व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, इस प्रकार के बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? सृजनात्मक बेरोजगारी, या इसका स्वरूप जो है सृजनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना
जाता है। मतलब राष्ट्र में भौतिक जो होता है वित्तीय या जो मानवीय संरचना होती है कमजोर होती है, तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस का वार्षिक प्रकाशन है? ठीक है, तो दोस्तों ये है IBRD का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ये क्या है? IBRD का क्या है? वार्षिक प्रकाशन है। IDRB का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि क्या है? वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, किसका? विश्व विकास रिपोर्ट का। इंपोर्टेंट प्रश्न है। IBRD जो है ये वर्ल्ड विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, जिसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है विश्व विकास रिपोर्ट, इसका क्या है? वार्षिक प्रकाशन है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI जो है का आधार क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका आधार क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बीच में उत्तराखंड में जो DLED का एग्जाम हुआ था शायद उसमें भी ये पूछा गया था ये प्रश्न, कुछ दिन 25 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो आधार होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? PWD के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1854 में। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो PWD है उसका स्थापना कब किया गया था? जुलाई 1854 ईस्वी में। ठीक है, जो कि डलहौजी के काल में ये शुरू किया गया था। जब जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके समय ये इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्हीं के काल में क्या हुआ था? भारत में डाक व तार विभाग की भी स्थापना की गई थी, जो कि लगभग 1848 से लेकर 1856 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। डलहौजी के काल में ही भारत में डाक व तार विभाग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, लगभग 1884 से लेकर 1856 तक की ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1839 से लेकर 1856 के बीच में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। ठीक है, लगभग 1876 में इनके द्वारा पहली बार किया गया था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। ठीक है, इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी है इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसको जाना जाता है, तो सीधे से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है, आपने सुना होगा सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं हम, GDP। तो ये क्या है? किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ठीक है, किसी देश के अगर आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उस देश की GDP भी बात आ जाती है कि इसकी देश की GDP क्या चल रही है। अगर GDP जिस अकॉर्डिंग चलेगी उसी अकॉर्डिंग उस देश को विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर GDP माइनस में आ गई तो इसका मतलब देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर GDP बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? जिसको नरेगा के रूप में जाना जाता था। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन मुहैया कराए जाते थे, जिसमें कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान रखा गया था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाने लगा, जिसको मनरेगा के रूप में भी जाना जाता है। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको महात्मा गांधी के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या था? इसका नाम नरेगा था। 2 फरवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। बाद में अगर इसकी बात करें महात्मा गांधी के नाम से कब इसको शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन से इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। अगर बात करें कि ये पूरे देश में कब शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। जो मनरेगा है, पहले नरेगा के नाम जाना जाता था, अब इसे
मनरेगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? ठीक है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है, ये क्या है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है। ठीक है, जो आर्थिक समृद्धि है कि आर्थिक वृद्धि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्रति व्यक्ति का जो वास्तविक आय है, अगर उसकी मापन किया जाए तो इससे क्या निकल जाता है? जो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है, तो इससे क्या निकलता है? एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है, अगर उसके आकलन के अनुसार हम आर्थिक समृद्धि को चेक करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा? करेक्ट डेटा सामने निकल के आता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, दीपक पारेख समिति किससे संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों यह है आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से संबंधित है। ठीक है, जो दीपक पारेख समिति थी, तो क्या किया गया था? ये जो कि दीपक पारेख कौन है? HDFC बैंक के चेयरमैन है। ठीक है, और उस समय क्या किया गया था? एक समय ऐसा था, बिजली, रेल और जो अन्य जो के वो हैं प्राकृतिक गैस के दामों को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा सरकार को क्या किया गया था? एक सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो जो तत्कालीन समय सरकार थे, शायद मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय, दीपक पारेख समिति द्वारा बिजली, रेल और जो प्राकृतिक गैस वगैरह है इनके किराया वगैरह बढ़ाने के लिए या इनके रेट बढ़ाने के लिए इनके द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया था, जिसको दीपक पारेख समिति के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, और इनका जो मेन संबंध था वो किससे था? आर्थिक संरचना के वित्त पोषण से संबंधित था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब शुरू किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 से। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए कार्य करना। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था, इसका मेन मोटो क्या था? ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए कार्य करना। ठीक है, और ये शुरू कब किया गया था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, उसी के बाद ही इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका मोटो क्या था? ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए। हो सकता है कि आपको इसकी शुरुआत कब की थी ये ना पूछे, बट ये पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो वो होते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री। अगर जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो इसके सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? योजना आयोग का जो सचिव होगा, ठीक है, वही इसका भी सचिव होता है। मतलब जो योजना आयोग के सचिव होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव भी होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के आर्थिक विकास से संबंधित थे। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।